मान लीजिए कि एक माउंटेन बाइक का पेडल डिजाइन किया जा रहा है। एक ऐसा पेडल जिसे पथरीले पहाड़ों से गुजरते हुए किसी 150 किलो के भारी भरकम राइडर का पूरा वजन सहना है। और वो भी बिना टूटे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, बिना धातु का एक भी टुकड़ा काटे या मतलब बिना किसी असली प्रोटोटाइप को तोड़े, ये 100% तय करना कि वो पेडल किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। हाँ, जो कि सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन आज के समय में ये कोई जादू नहीं है। ये रोजमर्रा की आधुनिक इंजीनियरिंग है। किसी ख्याली पुलाव को एक ठोस, काम करने वाले और पूरी तरह से गणितीय रूप से सटीक इंजीनियरिंग मॉडल में कैसे बदला जाता है, यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर फ्यूजन 360 के जरिए एक 3D मैकेनिकल पार्ट को डिजाइन करने के पूरे सफर को समझना। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। क्योंकि एक विचार को हकीकत में बदलने की इस प्रक्रिया में फ्यूजन 360 की भूमिका केवल एक ड्राइंग टूल से कहीं आगे जाती है ना? बिल्कुल। ड्राइंग टूल कहना तो इसे बहुत ही कम आंकना होगा। मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इतिहास पर नजर डालें तो दशकों तक डिजाइन का काम अलग अलग साइलोज में होता था। साइलोज मतलब अलग थलग कमरों की तरह? हाँ, ठीक वैसे ही। जैसे औद्योगिक डिजाइनर एक ऐसे सॉफ्टवेयर में काम करते थे जो सिर्फ चीजों को बाहर से सुंदर बनाता था। हाँ, जिसे सरफेस मॉडलिंग कहते हैं। बिल्कुल, सरफेस मॉडलिंग। फिर उस फाइल को किसी मैकेनिकल इंजीनियर को भेजा जाता था, जिसे एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर में उस डिजाइन को दोबारा बनाना पड़ता था ताकि वो अंदर से काम कर सके। ओहो, मतलब डबल मेहनत। हाँ, और यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद टेस्टिंग के लिए एक तीसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था और अंत में निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चौथा टूल। बाप रे, इतने सारे ट्रांसफर्स! हाँ, और इस फाइल ट्रांसफर के दौरान डेटा करप्ट होता था, महीनों का कीमती समय बर्बाद होता था। फ्यूजन 360 का असली महत्व ये है कि इसने इस पूरी टूटी हुई प्रणाली को एक इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस या कहें तो एकीकृत कार्यक्षेत्र में बदल दिया है। मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल, एक ही वातावरण में रूप, रंग, गणितीय समीकरण, भौतिक परीक्षण और मशीनिंग के सारे निर्देश तय किए जाते हैं। ये एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक संदर्भ है, क्योंकि देखिए, अक्सर जब क्लाउड बेस्ड शब्द का इस्तेमाल होता है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई नया टेक बज़वर्ड हो, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, लोग अक्सर इसे सिर्फ स्टोरेज मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वे बताते हैं कि फ्यूजन 360 का पूरा ढांचा ही क्लाउड पर आधारित है। तो क्या हम इस क्लाउड बेस्ड टूल को एक ऐसे जादुई डिजिटल गैराज की तरह देख सकते हैं जहां ड्राइंग बोर्ड से लेकर भारी भरकम मशीनरी तक सारे औजार एक ही मेज पर सजे हैं? ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। और चूंकि ये क्लाउड पर है तो इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठी एक पूरी इंजीनियरिंग टीम एक ही समय में इस गैरेज में काम कर सकती है ना? हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डिजिटल गैरेज केवल एक जगह नहीं है, बल्कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ थोड़ा सा समझाएंगे? मतलब सच्चाई का एक ही स्रोत। क्लाउड पर होने का मतलब सिर्फ फाइलें स्टोर करना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई डिजाइनर मान लीजिए पेरिस में बैठकर किसी बोल्ट का आकार 2 मिलीमीटर बढ़ाता है, तो टोक्यो में बैठा जो इंजीनियर उसी मॉडल का सिमुलेशन या टेस्टिंग कर रहा है, उसकी स्क्रीन पर वो बदलाव उसी सेकंड अपने आप अपडेट हो जाएगा। अरे वाह, बिना कोई ईमेल किए या फाइल दोबारा भेजे? बिल्कुल। पुराने समय में डिजाइन में एक छोटा सा बदलाव होने पर भी पूरी प्रक्रिया को शुरुआत से दोहराना पड़ता था। ये क्लाउड आधारित वास्तुकला अलग अलग विभागों के बीच की दीवारों को पूरी तरह से गिरा देती है। तो अब जब हमारा ये डिजिटल गैरेज तैयार हो गया है तो सबसे पहला कदम क्या होता है? मतलब खाली स्क्रीन पर रेखाओं को आकार कैसे देना है? देखिए, किसी भी 3D मॉडल की नींव हमेशा एक 2D आउटलाइन ही होती है, जिसे हम स्केच कहते हैं। स्केच। हाँ, इसमें शुरुआत में ये चुनना होता है कि किस प्लेन या सतह पर चित्र बनेगा, जैसे XY, YZ या XZ प्लेन। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है और शायद बहुत से लोग सोचते होंगे, क्या ये सिर्फ 3D स्पेस में माइक्रोसॉफ्ट पेंट इस्तेमाल करने जैसा है? मतलब बस एक डिब्बा बनाया और उसे खींच लिया? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर ये केवल माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह रेखाएं खींचना होता तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से बेकार साबित होता। अच्छा, तो फिर इसमें अलग क्या है? जब आप लाइन, सर्कल या रेक्टेंगल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके एक बुनियादी आकार बनाते हैं तो वो सिर्फ एक चित्र नहीं होता,
वो एक ज्यामितीय रूपरेखा होती है और इस रूपरेखा को समझदारी और स्थिरता देने का काम कंस्ट्रेंट्स करते हैं। कंस्ट्रेंट्स। हाँ, कंस्ट्रेंट्स असल में रेखाओं और आकारों के बीच गणितीय और तार्किक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि बिना कंस्ट्रेंट्स के स्केच बनाना बिना नींव के इमारत बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल कंकाल या डिजिटल स्केलेटन का उदाहरण इसे बेहतर तरीके से समझाता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक हाथ का डिजाइन बनाया जा रहा है। अगर उस हाथ की हड्डी की लंबाई बढ़ाई जाए तो कोहनी और कलाई को भी उसके साथ अपने आप खिसकना चाहिए, है ना? हाँ, स्वाभाविक रूप से। अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो हड्डी लंबी हो जाएगी और कलाई वहीं हवा में पीछे छूट जाएगी। मतलब पूरा डिजाइन किसी उबले हुए नूडल की तरह बिखर जाएगा। उबला हुआ नूडल, सही का। तो क्या ये कंस्ट्रेंट ही है जो ये तय करता है कि दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, या एक छेद हमेशा किनारे से 15 मिलीमीटर की दूरी पर ही रहेगा? जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये डिजिटल कंकाल वाला आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। कंस्ट्रेंट्स सॉफ्टवेयर को एक पक्का नियम बताते हैं। मतलब एक बार नियम सेट कर दिया तो वो बदलेगा नहीं? बिल्कुल। अगर एक नियम तय कर दिया गया कि कोई वृत्त एक आयत के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, तो भविष्य में चाहे उस आयत की चौड़ाई कितनी भी बढ़ा या घटा दी जाए, तो वो वृत्त भी साथ में खिसकेगा? हाँ, वो वृत्त अपने आप अपनी जगह खिसक कर हमेशा केंद्र में ही रहेगा। यही पैरामेट्रिक मॉडलिंग की जान है। समझ गया। और जब ये सुरक्षित कंस्ट्रेंट से बंधा हुआ 2D स्केच तैयार हो जाता है, तब उसे 3D वास्तविकता में लाया जाता है। इसके लिए एक्सट्रूड या रिवॉल्व टूल का इस्तेमाल होता है। तो एक्सट्रूड टूल उस 2D आकार को पकड़ता है और उसे खींचकर गहराई दे देता है। जैसे एक कुकी कटर से कटे हुए आटे को बेक करने पर वो फूलकर 3D बन जाता है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। और रिवॉल्व टूल किसी 2D आकार को एक धुरी के चारों ओर घुमाकर एक गोल 3D आकार बना देता है, जैसे कुम्हार का चाक। बिल्कुल, कुम्हार की चाक वाला उदाहरण एकदम सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, एक्सट्रूड करने पर वो सिर्फ एक खोखला आकार नहीं बनता। अच्छा, तो अंदर से खोखला नहीं होता वो? बिल्कुल नहीं। जब किसी स्केच को एक्सट्रूड किया जाता है तो सॉफ्टवेयर केवल स्क्रीन पर पिक्सल नहीं उभार रहा होता, वो उस आकार को एक ठोस शरीर यानी सॉलिड बॉडी के रूप में परिभाषित करता है। मतलब उसमें कुछ वजन आ जाता है? हाँ, उसी क्षण उस आकार में द्रव्यमान, आयतन और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जैसी भौतिक विशेषताएं जुड़ जाती हैं। अरे वाह! अगर सॉफ्टवेयर को बताया जाए कि ये पार्ट एल्यूमिनियम का है, तो वो तुरंत बता देगा कि इस पार्ट का असल दुनिया में वजन कितना होगा। तो अब हमारे सामने स्क्रीन पर एक 3D ब्लॉक है, लेकिन अभी ये कच्चे पत्थर जैसा है ना? हाँ, एक बेस ब्लॉक की तरह। तो मशीन के एक असली काम करने वाले और जटिल पार्ट में इसे कैसे तराशा जाए? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके लिए फीचर्स जोड़े जाते हैं, जैसे कि फिलेट और चैम्फर। जी, जहां तक मुझे पता है, फिलेट नुकीले किनारों को गोल करता है और चैम्फर उन्हें एक तिरछे कट के साथ बेवल कर देता है। पर एक सवाल है, सतह को देखने में सुंदर बनाने के अलावा इंजीनियरिंग में इनका क्या काम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंजीनियरिंग में फिलेट केवल सुंदरता के लिए बिल्कुल नहीं होते। असर दुनिया के भौतिक विज्ञान में कोई भी 90 डिग्री का तेज किनारा एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटर की तरह काम करता है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटर? मतलब वहां तनाव इकट्ठा हो जाता है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब उस पार्ट पर दबाव पड़ेगा तो सारी ताकत उसी एक नुकीले कोने पर आकर जमा हो जाएगी और दरार या फ्रैक्चर वहीं से शुरू होगा। ओहो, मतलब वो हिस्सा सबसे कमजोर हो जाता है। हाँ, क्या आपको विमानन इतिहास में शुरुआती जेट हवाई जहाजों के क्रैश होने की घटना याद है? शायद उन चौकोर खिड़कियों वाली घटना। हाँ, बिल्कुल वही। उनके क्रैश होने का कारण उनके चौकोर आकार के केबिन की खिड़कियां थीं, जिनके कोनों से मेटल फटने लगा था, क्योंकि वहां स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। बिल्कुल। फिलेट लगाकर उस तेज किनारे को गोल करने से सारा दबाव एक बड़े घुमावदार क्षेत्र में समान रूप से बंट जाता है। इसी तरह शेल फीचर भी बहुत काम का है। शेल? वो सीप वाले शेल की तरह? नाम वैसा ही है। ये फीचर ठोस 3D पार्ट के अंदर का सारा हिस्सा निकाल देता है और उसे एक खोखले बक्से जैसा बना देता है। अच्छा, इससे तो मटेरियल की बचत होती होगी? हाँ, इससे पार्ट का वजन और मटेरियल दोनों कम होते हैं, लेकिन उसकी बाहरी मजबूती बनी रहती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
हम एक एक करके पुर्जे बना रहे हैं, लेकिन किसी भी इंजन या मशीन में कोई एक पुर्जा अकेले काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मशीन तो पुर्जों का समूह है। हाँ, और यहीं पर असेंबलिंग की बारी आती है। मतलब एक ही वर्कस्पेस में कई अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लाकर जोड़ना। इसे समझने के लिए अक्सर लोग डिजिटल लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण देते हैं। लेगो ब्लॉक्स। लेकिन लेगो ब्लॉक्स तो एक बार जुड़ने के बाद स्थिर हो जाते हैं, हिलते नहीं, जबकि मशीन के पुर्जे तो चलते हैं, घूमते हैं और खिसकते हैं, है ना? बिल्कुल, इसीलिए लेगो का उदाहरण यहाँ थोड़ा अधूरा रह जाता है, क्योंकि लेगो में पुर्जे सिर्फ लॉक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। फ्यूजन 360 में असेंबली करते समय जॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट्स मतलब असली मशीन वाले जॉइंट्स? हाँ, ये जॉइंट सिर्फ दो हिस्सों को आपस में चिपकाते नहीं है, बल्कि वे काइनेमैटिक्स और भौतिक विज्ञान के नियमों को परिभाषित करते हैं। थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए, जब किसी मशीन के दरवाजे पर एक रेवोल्यूट जॉइंट लगाया जाता है, तो आप सॉफ्टवेयर को ये बता रहे होते हैं कि ये पुर्जा दूसरे के इर्द गिर्द केवल एक निश्चित धुरी पर घूम सकता है, जैसे कब्जा। अच्छा, और जो पुर्जे खिसकते हैं उसके लिए स्लाइडर जॉइंट लगाया जाता है, जिससे पुर्जे एक दूसरे के ऊपर एक सीधी रेखा में फिसल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई देखने वाला एनिमेशन नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक गियर घूमेगा तो वो असल दुनिया की तरह दूसरे गियर के दांतों को धक्का देगा? 100%। और क्या सॉफ्टवेयर ये भी रोकेगा कि दो ठोस पुर्जे जादू की तरह एक दूसरे के आर पार ना हो जाएं? क्योंकि वीडियो गेम्स में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, वीडियो गेम्स में होता है, लेकिन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में नहीं। इसे कॉन्टैक्ट सेट्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट सेट्स, ओके। सॉफ्टवेयर लगातार गणना कर रहा होता है कि जब एक पुर्जा अपनी स्वतंत्रता की डिग्री, जिसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, उसके अनुसार हिलेगा तो वो कहाँ जाकर रुकेगा और किससे टकराएगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, ये इंजीनियर को स्क्रीन पर ही दिखा देता है कि क्या डिजाइन किया गया लीवर असल दुनिया में काम करेगा या वो किसी और पुर्जे में जाकर फंस जाएगा। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन मान लिया जाए कि स्क्रीन पर डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है, सारे पुर्जे आपस में सही से घूम भी रहे हैं और खिसक भी रहे हैं, पर क्या वो असल दुनिया के दबाव को झेल पाएगा? शुरुआत में हमने उस माउंटेन बाइक के पैडल का जिक्र किया था। जब कोई भारी इंसान उसे चलाएगा और पहाड़ से नीचे कूदेगा तो क्या वो पैडल टूट जाएगा? यही सबसे बड़ा डर होता है कि इंजीनियर का। हाँ, यहीं पर असली दुनिया की क्रूर भौतिक वास्तविकता से डिजाइन की टक्कर होती है। और यहीं पर फ्यूजन 360 का सिमुलेशन या कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE वर्कस्पेस काम आता है ना? बिल्कुल। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के जोखिम और बर्बादी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि पहले तो बहुत नुकसान होता था। हाँ, पुराने समय में इंजीनियर एक प्रोटोटाइप बनाते थे, उसे असल दुनिया में टेस्ट करते थे, वो टूट जाता था, फिर वे दोबारा डिजाइन करते थे। इसमें अपार पैसा और समय लगता था। तो अब फ्यूजन 360 इसे कैसे रोकता है? फ्यूजन 360 में सिमुलेशन के लिए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEA का इस्तेमाल होता है। FEA? हाँ, ये एक ऐसी गणितीय तकनीक है जो पूरे डिजाइन को लाखों छोटे छोटे त्रिकोणों या मेश में बांट देती है। यानी वो एक ठोस मॉडल को एक ऐसे जाल में बदल देती है जो अनगिनत छोटी छोटी स्प्रिंग्स से बना हो, और फिर उस पर डिजिटल रूप से दबाव डाला जाता है। बिल्कुल सही समझे आप। सिमुलेशन वर्कस्पेस में सॉफ्टवेयर को बताया जाता है कि पेडल पर किस दिशा से कितने न्यूटन का बल यानी लोड लगने वाला है। फिर वो मेश की हर एक स्प्रिंग पर पड़ने वाले दबाव की बहुत ही जटिल गणितीय गणना करता है। इसके बाद स्क्रीन पर रंगों का एक हीट मैप उभर कर आता है। हीट मैप मतलब लाल और नीले रंग वाला? हाँ, नीला रंग सुरक्षित है, लेकिन जहां लाल रंग दिखाई देता है उसका मतलब है कि वहां स्ट्रेस या तनाव बहुत ज्यादा है और वहां से पार्ट के मोड़ने या टूटने का खतरा है। बिल्कुल, वहां से उसके टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो बिना एक भी रुपया खर्च किए या बिना कोई महंगा कच्चा माल बर्बाद किए उस लाल हिस्से को देखकर डिजाइनर वापस जा सकता है और केवल उस विशिष्ट हिस्से की मोटाई बढ़ा सकता है। जी, ये तो एक तरह से भविष्य देखने जैसा हुआ। लेकिन क्या सिमुलेशन की ये रिपोर्ट अंतिम सच होती है? मतलब क्या इससे ये मान लिया जाए कि डिजाइनर से कभी कोई गलती नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजीनियरिंग में एक बहुत मशहूर कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। एकदम सही। सिमुलेशन उतना ही सटीक होता है जितना सटीक उसमें डाला गया डेटा। मतलब अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया गया कि पैडल एल्यूमिनियम का है या टाइटेनियम का, या अगर दबाव की दिशा ही गलत डाल दी गई, तो सिमुलेशन के परिणाम भी पूरी तरह गलत होंगे। लॉजिकल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग की जगह नहीं ले सकता, वो केवल उसकी मान्यताओं को टेस्ट करता है। लेकिन जब ये सही तरीके से किया जाता है तो ये शिफ्ट लेफ्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बनता है। शिफ्ट लेफ्ट ये क्या होता है? शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है समस्याओं को निर्माण प्रक्रिया में बहुत बाद में खोजने के बजाय शुरुआत में ही खोज लेना और सुधार लेना। मतलब टाइमलाइन में बाईं तरफ शिफ्ट हो जाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये तो हुई टेस्टिंग की बात। अब मान लिया जाए कि डिजाइन सिमुलेशन में पास हो गया है, रंगों के नक्शे में सब कुछ नीला और एकदम सुरक्षित दिख रहा है। जी, सब कुछ परफेक्ट है। अब उस डिजिटल भूत को स्क्रीन से बाहर निकालकर असल दुनिया के भौतिक आकार में कैसे लाया जाए? हमारे स्रोत इस आखिरी चरण को कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं। बिल्कुल। यहाँ सीएनसी मशीनों के लिए टूल पाथ बनाए जाते हैं। अब बहुत से लोग शायद सोचते होंगे कि 3D प्रिंटर या सीएनसी मशीन को फाइल भेजना एक साधारण डेस्कटॉप प्रिंटर से कागज प्रिंट करने जितना आसान है। हाँ, लोगों को लगता है कंट्रोल P दबाया और काम हो गया। हाँ, बस एक बटन दबाया और पार्ट बनकर बाहर आ गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। साधारण प्रिंटर केवल 2D तल पर स्याही फेंकता है। लेकिन एक सीएनसी मशीन, जिसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं, वह धातु के एक ठोस ब्लॉक को काटकर उसमें से आकार निकालती है। मतलब मूर्तिकार की तरह। हाँ, और कैम वर्कस्पेस में टूल पाथ बनाना असल में मशीन के लिए एक बेहद सटीक कोरियोग्राफी या नृत्य का निर्देशन करने जैसा है। कोरियोग्राफी? वो कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर मशीन को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कटिंग टूल यानी ड्रिल बिट को X, Y और Z दिशाओं में कैसे चलना है, किस कोण पर घुसना है, कितनी गहराई तक काटना है। बहुत बारीक काम है तो। और सबसे जरूरी बात, काटने की गति, जिसे स्पिंडल स्पीड और फीड रेट कहते हैं, वो क्या होगी। और अगर ये टूल पाथ गलत हो गया तो क्या होगा? इसके परिणाम सिर्फ एक खराब प्रिंट तो नहीं होते होंगे? अरे नहीं, एक गलत निर्देश से मशीन का हजारों डॉलर का कटिंग टूल टूट सकता है। बाप रे। और या फिर एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम का एक बेहद महंगा ब्लॉक पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। मशीन खुद भी डैमेज हो सकती है। ये तो बहुत जोखिम भरा है। इसीलिए कैम में भी अपना एक अलग सिमुलेशन होता है, जहां कटिंग टूल को कंप्यूटर स्क्रीन पर ही धातु काटते हुए देखा जा सकता है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फाइल फॉर्मेट भी बदलते हैं। अगर डिजाइन को 3D प्रिंटर से प्लास्टिक में बनाना है तो उसे STL फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, STL 3D प्रिंटिंग के लिए है। लेकिन CNC मशीनों के लिए इसे G कोड में बदला जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। G कोड असल में हजारों लाइनों का एक ऐसा कोड है जिसे मशीन का कंप्यूटर पढ़ता और समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ उसी एक फ्यूजन 360 के वर्कस्पेस के अंदर से हो रहा होता है। और यहाँ एक और बहुत ही शानदार तकनीक का जिक्र आता है जो इस पूरे एकीकृत वर्कस्पेस को सच में जादुई बना देती है, और वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो गेम चेंजर है। हाँ, मान लिया जाए कि पूरा डिजाइन बन चुका है, सिमुलेशन पास हो चुका है और CNC का टूल पाथ भी जनरेट हो गया है। और एकदम आखिरी मिनट पर क्लाइंट कहता है कि उस पुर्जे की कुल लंबाई 10 मिलीमीटर ज्यादा होनी चाहिए थी। पुराने सिस्टम में तो ये किसी डरावने सपने जैसा होता, जहां सब कुछ खरोच से दोबारा शुरू करना पड़ता। हाँ, वो किसी भी डिजाइनर के लिए सिरदर्द होता, कई हफ्तों का काम फिर से करना पड़ता। लेकिन फ्यूजन 360 में पैरामीटर्स एक तरह से टाइम मशीन का काम करते हैं। टाइम मशीन? हाँ, चूंकि सब कुछ आपस में कंस्ट्रेंट्स और गणितीय समीकरणों से जुड़ा हुआ है, डिजाइनर केवल एक पैरामीटर टेबल में जाकर लंबाई के नंबर को 100 से 110 कर देता है। बस एक नंबर बदलना होता है। बस एक नंबर, और फिर जादू होता है। पूरा 3D मॉडल अपने आप खिंचकर बड़ा हो जाता है। असेंबली के बाकी पुर्जे अपनी जगह एडजस्ट कर लेते हैं। और सिमुलेशन का स्ट्रेस डेटा खुद को अपडेट कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, CNC मशीन का टूल पाथ अपने आप नई लंबाई के हिसाब से खुद को दोबारा कैलकुलेट कर लेता है। अरे वाह, ये समय और ऊर्जा बचाने का एक अभूतपूर्व तरीका है। बिल्कुल है। तो अगर इस पूरे सफर को एक फ्रेम में देखा जाए तो फ्यूजन 360 का ये वातावरण केवल एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं है, ये
कल्पना से लेकर भौतिक वास्तविकता तक का एक संपूर्ण पुल है। एकदम सही। एक ऐसा पुल जहां शुरुआत एक साधारण 2D स्केच से होती है, फिर कंस्ट्रेंट्स के गणितीय नियमों से उसे अनुशासित किया जाता है, एक्सट्रूडर रिवॉल्व से उसे 3D दुनिया का द्रव्यमान दिया जाता है, जी। फिलेट से उसे असल दुनिया के स्ट्रेस से बचाया जाता है, जॉइंट्स लगाकर पुर्जों में गति और भौतिक विज्ञान भरा जाता है, FEA सिमुलेशन से बिना कुछ तोड़े उसकी मजबूती को परखा जाता है, और अंत में कैम के जरिए मशीन के लिए कटिंग पाथ तैयार किया जाता है। आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। ये वाकई रचनात्मकता, तकनीकी ज्ञान और समस्या को सुलझाने के कौशल का एक बेहतरीन सफर है। और ये सफर केवल बड़ी और महंगी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है। क्लाउड बेस्ड होने के कारण ये तकनीक अब छात्रों, छोटे स्टार्टअप्स और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक आम इंसान के कंप्यूटर पर मौजूद है। हाँ, अब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल, ये निर्माण और डिजाइन की दुनिया का सच्चा लोकतंत्रीकरण है। जो काम पहले 10 अलग-अलग सॉफ्टवेयर और इंजीनियरों की पूरी टीम करती थी, वो अब एक ही इंटरफेस पर पूरी समझ के साथ किया जा सकता है। ये वाकई एक सशक्त बदलाव है। और आज की हमारी इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार यहाँ रखना चाहता हूँ। जो बताइए। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे कंस्ट्रेंट्स और पैरामीटर्स का उपयोग करके सॉफ्टवेयर को नियम बताए जाते हैं और वो हमारे लिए सिमुलेशन और स्ट्रेस टेस्ट करता है। जरा सोचिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनरेटिव डिजाइन जैसी तकनीकें आ रही हैं। हाँ, जनरेटिव डिजाइन आजकल बहुत चर्चा में है। तो क्या भविष्य में किसी डिजाइनर को लाइनें खींचने और आकार बनाने की जरूरत भी पड़ेगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है भविष्य में डिजाइनर की भूमिका एक ड्राफ्ट्समैन से बदलकर एक क्यूरेटर या निर्देशक की हो सकती है। मतलब सिर्फ कमांड देना होगा? हाँ, जहाँ काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि सॉफ्टवेयर को बता दिया जाए कि मुझे एक ऐसा पुर्जा चाहिए जो इन 2 पाइपों को जोड़े, 100 किलो का वजन सहे और कम से कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करें। और फिर सॉफ्टवेयर खुद रात भर में 10,000 अलग-अलग आकारों का सिमुलेशन करेगा। वो देखेगा कि कहाँ से स्ट्रेस कम किया जा सकता है, कहाँ से सामग्री हटाई जा सकती है। बिल्कुल। और सुबह वो ऐसा डिजाइन सामने रखेगा जो शायद इंसानी दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा जो किसी एलियन तकनीक या हड्डियों के प्राकृतिक ढांचे जैसा दिखे, लेकिन गणितीय रूप से 100% परफेक्ट और मजबूत हो। एकदम सही। जब सॉफ्टवेयर खुद सृजन और परीक्षण दोनों करने लगेगा, तो क्या भविष्य का डिजाइनर केवल एक प्रॉम्प्ट देने वाला बनकर रह जाएगा? क्या डिजाइन का मतलब रूप देना रह जाएगा या सिर्फ समस्याओं को परिभाषित करना? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।